बोर्डिंग करते समय आदमी को एक अजीब बात दिखी। जो फ्लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी वो अगले ही पल अचानक से कैंसिल हो गई और तभी वहां मौजूद सारे पैसेंजर्स के मोबाइल पर लगभग एक साथ एक मैसेज आया। इसमें लिखा था कि हर जगह इमरजेंसी लगा दी गई है। वो कुछ समझ पाता तभी उसकी बहन का कॉल आया जो आर्मी में काम करती थी। उसने बताया कि शहर में एक वायरस फैल गया है जो कुछ ही मिनटों में असर दिखाता है और जो भी इससे इन्फेक्ट होता है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। सीधे शब्दों में कहें तो शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। उसने मार्क से कहा कि वो किसी पर भरोसा ना करे और तुरंत घर जाकर छुप जाए क्योंकि पहले खबर छुपाई गई थी, इसलिए ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं थे और अब वे सब रास्ते में जाम में फंसे थे। अगर इस समय ज़ॉम्बी वहां आ गए तो सबका मरना तय था। ये सोचते ही मार्क ने बिना देर किए अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी और अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और उसने देखा कि उसके पड़ोसी के घर के बाहर बहुत सारे आर्मी वाले खड़े हैं। ये तो साफ था कि वहां कोई इन्फेक्ट हुआ है, लेकिन कुछ कारणों से आर्मी ने लोगों को सच नहीं बताया और झूठ बोल दिया कि ये बस रेबीज की बीमारी है। लेकिन मार्क को अच्छे से पता था कि ये वही ज़ॉम्बी वायरस है जिसके बारे में उसकी बहन ने बताया था। स्पेनिश ज़ॉम्बी फिल्म एपोकेलिप्स। अगले दिन बहन का फिर से कॉल आया। उसे अंदर से खबर मिली थी कि अब वायरस का एक नया म्यूटेंट आ गया है जो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, इसलिए सरकार अब क्वारंटाइन जोन बना रही है। लेकिन उसने मार्क को साफ हिदायत दी कि अगर कोई उसे लेने आए तो वो उनके साथ बिल्कुल ना जाए और उसे हर हाल में घर पर ही रहना है। कुछ ही देर में न्यूज भी आ गई, लेकिन उन्होंने असली वजह नहीं बताई। बस इतना कहा कि लोगों का घर से बाहर निकलना मना है। एक आम इंसान तो टीवी की बात मान लेता, लेकिन मार्क को टीवी से ज्यादा अपनी बहन पर भरोसा था, इसलिए वो तुरंत सुपरमार्केट पहुंचा ताकि आगे के लिए राशन जमा कर सके। लेकिन तब तक सुपरमार्केट पूरी तरह से खाली हो चुका था। असल में टीवी पर भरोसा न करने वाला वो अकेला नहीं था। लोग अक्सर ऐसी फिल्में देखते रहते हैं, इसलिए सब पहले से ही अलर्ट थे। हालांकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि ये असल में कैसी मुसीबत है। खैर, अभी सबसे जरूरी चीज राशन थी, इसलिए मार्क दिमाग लगाकर एक पेट्रोल पंप के स्टोर पर पहुंचा। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ का सामान भी लुट चुका था और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वायरस यहाँ तक भी फैल चुका था। एक पुलिस वाले को किसी ने काट लिया था ताकि किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचे। उसने खुद को स्टोर के अंदर बंद कर लिया था और हर ज़ॉम्बी फिल्म की तरह इन्फेक्ट होने के बाद इंसान की बस एक ही भूख होती है, पागलों की तरह लोगों को खाना। ये देखकर मुझे लगा कि मार्क शायद भाग जाएगा, लेकिन उसके अंदर का हीरो जाग उठा और वो एक पोछे के डंडे से उस खूंखार ज़ॉम्बी से लड़ने को तैयार हो गया। अगर उस पुलिस वाले ने वो गोलियां नहीं चलाई होती तो ये फिल्म यही खत्म हो जाती। हालांकि उसे पहले ही अपनी बहन से मैसेज मिल चुका था, लेकिन अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी का आतंक देखकर मार्क अंदर से बुरी तरह डर गया था। दूसरों की मदद करना उसकी आदत थी, लेकिन फिलहाल वहां से भागने में ही भलाई थी। और तभी टीवी पर भी सच्चाई बता दी गई। एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया था और अब ये मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। सरकार ने फैसला लिया कि अगले दिन सेना बचे हुए लोगों को क्वारंटाइन जोन ले जाएगी और सभी लोगों को उनके आदेश मानने होंगे। जाहिर है मार्क को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने घर की बाउंड्री पक्की की और सारे दरवाजे लॉक कर दिए। वो जानता था कि अब उसका सामना ज़ॉम्बी से नहीं बल्कि उन लोगों से होने वाला है जो उसे जबरदस्ती क्वारंटाइन जोन ले जाना चाहते हैं ताकि लोग चुपचाप मान जाएं। उन्होंने इसके लिए एक नया कानून भी बना दिया था। मार्क जिस सोसाइटी में रहता था वहां ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन सभी लोग सरकार का पूरा साथ दे रहे थे। उसने बाहर की फोटो खींचकर बहन को भेजी। बहन का रिप्लाई आया कि वो गलती से भी उन गाड़ियों में ना बैठे। मार्क को अपनी बहन पर पूरा विश्वास था, लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। आर्मी के एक आदमी को पता चल गया था कि मार्क अभी भी घर के अंदर ही है। उसने मार्क को बाहर आने के लिए कहा। शुरुआत में तो वो आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब मार्क ने कोई जवाब नहीं दिया तो वे लोग दरवाजा तोड़ने लगे। किस्मत से मार्क ने पहले ही दरवाजे को मजबूत कर लिया था। उसकी बिल्ली भी बहुत समझदार थी। पहले वो शोर मचा रही थी, लेकिन अब एकदम शांत बैठी थी। आखिरकार उन लोगों ने हार मान ली और वहां से चले गए। आखिर वे भी तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे और इसी पल से मार्क की अकेले जिंदा बचने की जंग शुरू हो गई। ओहो, अकेले नहीं, उसके साथ उसकी प्यारी बिल्ली भी थी। लेकिन अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही बीते थे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। खाने पीने का सामान खत्म हो गया था। अच्छी बात यह थी कि उसने घर में सोलर पैनल लगा रखे थे जिससे वो कम से कम अपना फोन चार्ज कर सकता था। लेकिन अफसोस मोबाइल के नेटवर्क पूरी तरह से जा चुके थे। वो जब भी अपनी बहन को मैसेज भेजने की कोशिश करता वो सेंड ही नहीं होता था और ना ही उसे बहन का कोई मैसेज आ रहा था। उसे नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में अभी कितनी तबाही मची हुई है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती खाने का जुगाड़ करना था। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि पूरी सोसाइटी में अब सिर्फ वो अकेला बचा था। तो उसने पूरी सेफ्टी के साथ घर घर जाकर खाना ढूंढना शुरू किया। लेकिन वो एक घर से दूसरे घर जाता रहा और उसका बैग खाली का खाली ही रहा। इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी राशन जमा करने का मौका ही नहीं मिला। तभी एक घर में उसे एक और इंसान मिला जो अभी तक बचा हुआ था। वो एक बूढ़ा आदमी था जो चल फिर नहीं सकता था। मार्क को देखकर वो बुजुर्ग बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए क्योंकि वो इस सोसाइटी के सबसे पुराने मेंबर थे, इसलिए वो हर घर के बारे में सब कुछ जानते थे। किसके घर में कितने लोग हैं, किसके कितने बच्चे हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, उन्हें सब पता था। जाहिर है वो मार्क को भी अच्छे से जानते थे। तो फिर उन बुजुर्ग के कहने पर मार्क ने एक बार फिर से राशन ढूंढने की शुरुआत की। उन बुजुर्ग की मदद से मार्क को काफी सफलता मिली। उसे एक बाइक भी मिल गई। इससे उसके सामान ढूंढने की स्पीड काफी तेज हो गई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे बस कुछ ही खाने के डिब्बे मिले और थोड़ी बहुत खराब हो चुकी ब्रेड। बुजुर्ग से बात करते हुए अचानक मार्क को याद आया कि वो एक घर में तो गया ही नहीं। वो घर जहां सोसाइटी में पहला इन्फेक्शन हुआ था, उस समय उस घर को सील कर दिया गया था, तो पक्का वहां खाना बचा होगा। लेकिन किस्मत ने यहाँ भी धोखा दिया। फ्रिज और अलमारियां पूरी तरह से खाली थी और तभी वहां पीछे से एक बिन बुलाया मेहमान आ टपका। अच्छी खबर ये थी कि वो ज़ॉम्बी नहीं था। बुरी खबर कुछ खास नहीं थी, बल्कि अपना हथियार वापस लेते समय उसे अलमारी में रखा हुआ खूब सारा खाना मिल गया। ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं है। आज की दावत तो बहुत शानदार थी, लेकिन उनका इतनी सारी मोमबत्तियां जलाना क्या खतरे से खाली था? ज़ॉम्बीज का अट्रैक्ट होना तो छोड़िए, इस तबाही के माहौल में अगर
कोई और इंसान भी ये रोशनी देख ले तो वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। रात में जब मार्क आराम कर रहा था तब बुजुर्ग ने उसे रेडियो सुनने को कहा। एक बात जो नोटिस करने वाली थी वो ये कि रेडियो सच में कमाल की चीज है। भले ही फोन के नेटवर्क उड़ गए हों, लेकिन ये अभी भी एकदम सही काम कर रहा था। ये रेडियो ब्रॉडकास्ट बचे हुए लोगों का था। उन्होंने शहर के बाहर एक जगह पर एक सेफ कैंप बना लिया था। वो लोग बाकी बचे हुए लोगों को वहां आने के लिए कह रहे थे ताकि उन्हें बचाया जा सके। मार्क का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो वहां जाकर अपनी जान जोखिम में डाले। आखिर नेटवर्क जाने से पहले उसकी बहन ने उसे साफ मना किया था कि वो किसी भी हालत में घर से बाहर न निकले, लेकिन अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। अगर वो ज़ॉम्बीज का शिकार नहीं बने तो भी भूख से तो पक्का मर जाएंगे। इसलिए उसने और बुजुर्ग ने मिलकर फैसला किया कि कल सुबह वो उस कैंप के लिए निकलेंगे। अगले दिन सुबह जब वो अपना सामान पैक करके बुजुर्ग को लेने पहुंचा तो वहां सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, इन 2 दिनों तक मेरा साथ देने और ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। जी हाँ, बुजुर्ग ने दवाइयां खाकर अपनी जान दे दी थी ताकि वो मार्क के रास्ते में बोझ ना बने। सच कहूं तो उनके लिए शायद इस तरह से जाना ही सबसे सही था। बुजुर्ग की मौत से मार्क को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस बात से वो और भी पक्का हो गया कि वो ऐसे ही बैठकर मरने का इंतजार नहीं करेगा। लेकिन घर लौटते वक्त एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। हिलना मत। वो ज़ॉम्बी वैसे तो एक लड़की थी, लेकिन ज़ॉम्बी बनने के बाद उसकी ताकत और फुर्ती इतनी बढ़ गई थी कि एक आम इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और ये तो पक्का है कि ये छोटी सी मुसीबत हमारे हीरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ज़ॉम्बी का काम तमाम करने के बाद मार्क ने उसका आईडी कार्ड निकालकर उसके पास रख दिया। ये छोटी सी बात हमें दिखाती है कि मार्क दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वहां से निकलने से पहले उसने अपनी बहन को एक मैसेज भेजा। भले ही वो मैसेज सेंड नहीं हुआ, लेकिन ऐसा करके उसे दिल में थोड़ी तसल्ली मिल गई। और क्योंकि उसे बिल्लियों से बहुत प्यार था तो इस दुनिया की तबाही के बीच भी वो अपनी प्यारी बिल्ली को कैसे छोड़ सकता था। पुरानी ज़ॉम्बी फिल्मों में हीरो हमेशा अपने कुत्ते को साथ ले जाते थे, जो कम से कम उन्हें बचा तो सकता था या खतरे का पहले ही एहसास करा देता था। पता नहीं ये बिल्ली मार्क की क्या मदद करेगी। वो बिना एक भी पल बर्बाद किए उस सेफ कैंप की तरफ बढ़ने लगा। मैं तो यही सोच रहा था कि अभी तक रास्ते में कोई ज़ॉम्बी क्यों नहीं मिला, और लो नाम लिया और शैतान हाजिर, और वो भी एक या दो नहीं। बाइक की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज मार्क के पीछे पड़ गए। अब जाहिर सी बात है कि वे चाहे जितना तेज भाग ले बाइक से तो आगे नहीं निकल सकते। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो सेफ कैंप भी तबाह हो चुका था। वहां बचना तो दूर, उल्टे वहां हजारों ज़ॉम्बीज जमा हो गए थे। अब इसमें सोचने वाली क्या बात थी, बस भागते रहो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक चौराहे पर मार्क कुछ लाशों को देखकर बुरी तरह घबरा गया और बाइक से गिर पड़ा। शुक्र है कि उसकी बिल्ली एकदम सेफ थी। अभी सॉरी बोलने का समय नहीं था। ज़ॉम्बीज बिल्कुल पीछे थे। इस मुश्किल वक्त में उसने बाइक स्टार्ट करनी चाहिए, पर बाइक ने भी जवाब दे दिया। अब उसे पैदल ही भागना पड़ा, लेकिन पैदल भागते हुए भी वो अपनी बिल्ली को नहीं छोड़ सकता था। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मार्क वहाँ से भाग तो रहा था, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। वो सीधा जा रहा था बंदरगाह की तरफ, क्योंकि वहाँ उसकी एक छोटी नाव थी जिससे वो अपनी जान बचा सकता था। एक मिनट, नाव कहाँ है? अब तो बहुत बुरा फंस गया था। आगे रास्ता बंद था और पीछे ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड था, और इस समय उसे सिर्फ फिल्म का डायरेक्टर ही बचा सकता था। और देखिए, डायरेक्टर ने उसके लिए एक नाव छोड़ ही दी। वैसे भी मार्क ने भागते समय डाइविंग सूट पहना हुआ था, जो अब उसके काम आ गया। उसने चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया, लेकिन तभी नाव के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। दिल थाम कर बैठिए, इस सीन को मुझे ब्लर करना पड़ेगा। वो एक छोटा बच्चा था जो ज़ॉम्बी बन चुका था। हालांकि ये भी खून का प्यासा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इससे कोई खतरा नहीं था। इस छोटी सी नाव के सहारे मार्क अपनी बिल्ली को लेकर एक बार फिर जिंदा बचने के सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी बहन को मैसेज किया कि वो इसी नाव से उस आइलैंड पर आ रहा है जहाँ उसकी बहन थी। लेकिन अभी उसने बात खत्म ही की थी कि अचानक से नाव बंद पड़ गई। ऐसा तेल खत्म होने से नहीं हुआ था, बल्कि नाव का प्रोपेलर किसी चीज में फंस गया था, और वो जिसमें फंसा था वो एक ज़ॉम्बी की लाश थी। डायरेक्टर ने फिर से मार्क पर मेहरबानी की और उसके लिए एक बड़ी सी नाव का इंतजाम कर दिया। लेकिन इस नाव के लोग तो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक थे। मैं सीधा आपको सच बता देता हूँ, ये सब एक नंबर के गुंडे और कातिल थे। ज़ॉम्बीज के आने से पहले इनका काम ही खून खराबा और लूटपाट करना था, और इन्होंने मार्क को अपनी नाव पर इसलिए रखा क्योंकि पूछताछ में उन्हें पता चला कि वो यही का रहने वाला है, और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए एक लोकल आदमी की जरूरत थी जो उन्हें बैंक और ऐसी जगह बता सके जहाँ से वो सोना चांदी लूट सके। उन गुंडों में एक आदमी बहुत अलग था। उसे स्पेनिश भाषा आती थी, इसलिए वो उनका ट्रांसलेटर बन गया। जब नाव के कैप्टन ने मार्क से पूछा कि वो क्या काम करता है, तो मार्क ने बताया कि वो एक वकील है। लेकिन सैम ने उन्हें ट्रांसलेट करके बताया कि मार्क एक इंजीनियर है, क्योंकि इस नाव पर एक इंजीनियर की तो कम से कम कुछ इज्जत और जरूरत थी। तो आप कह सकते हैं कि सैम ने एक तरह से मार्क की जान ही बचा ली। उसे नाव में नीचे की तरफ एक कमरे में रखा गया। सैम ने उसे बताया कि कल सुबह होते ही वो उन्हें बैंक लेकर जाएगा और साथ ही खाने पीने का सामान भी ढूंढने में मदद करेगा। आम लोगों के लिए तो ये दुनिया का अंत था, लेकिन इन खूंखार अपराधियों के लिए तो ये रातों रात अमीर बनने का एक सुनहरा मौका था। रात के समय अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मार्क ने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ और बचे हुए लोग मदद मांग रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत मार्क जितनी अच्छी नहीं थी। अगले दिन जब मार्क नाव की छत पर आया तो वहाँ सिर्फ नाव के लोग ही थे। वो लोग कहीं नहीं दिखे जिन्हें बचाया गया था, और इस समय सैम के चेहरे पर मारपीट के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। उसने बहाना बनाया कि वो गिर गया था। मार्क भी कम नहीं था, उसने सैम से बार बार पूछना शुरू कर दिया कि कल रात वो लोग कहाँ गए जो मदद मांग रहे थे। इस पर सैम ने उसे चेतावनी दी कि वो अपने काम से काम रखे और फालतू की चीजों में टांग ना अड़ाए। तभी कैप्टन एक नक्शा लाया और मार्क से रास्ता बताने को कहा। यहाँ मार्क ने होशियारी दिखाते हुए उन्हें सही और पूरी जानकारी नहीं दी, क्योंकि अब तक उसे एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। नाव से निकलने से पहले वो फिर से सैम के पास गया, ये जानने के लिए कि आखिर वो लोग गए कहाँ। सच बताओ तो उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए था ना। खैर, वो समझ चुका था कि सैम बाकी गुंडों जैसा नहीं है, इसलिए उसने सैम को एक इशारा किया। वो जानता था कि अस्पताल में एक हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल करके वे लोग उसकी बहन के सेफ आइलैंड पर जा सकते हैं। जब वे पहली बार मिले थे तब सैम ने मार्क को बताया था कि इस नाव पर आने से पहले वो एक पायलट हुआ करता था। इसी वजह
वजह से मार्क ने उसे ये प्लान बताया था, लेकिन उनकी बातचीत बीच में ही रोक दी गई। इस बात से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सैम और नाव के बाकी लोग एक साथ मिले हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने मार्क को हिदायत दी कि वो इस तरह का खतरनाक प्लान अपने दिमाग से निकाल दे। बस अपनी बहन की बात सुनी, बाकी किसी की नहीं। उसी रात उसने शुरू कर दिया अपना मिशन। उसने सारे गियर पहने, सेफ्टी गार्ड लगाए और हाँ, अपनी प्यारी बिल्ली को भी साथ लिया। लेकिन निकलने से ठीक पहले उसे अचानक उन लोगों की याद आई जो मदद मांग रहे थे। उसका दिल पसीज गया और वो जहाज के केबिन के निचले हिस्से में गया। वहाँ सच में उसे दो लोग मिले, एक की पत्नी और बेटी को कैप्टन और उसके आदमियों ने मार दिया था, लेकिन उन्होंने मार्क को गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि मार्क भी कैप्टन के साथ मिला हुआ है और अब उन्हें मारने आया है, इसलिए वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी वहाँ पहुंचे क्रू मेंबर ने उन्हें देख लिया और गोलियों से भून डाला। अब भागना तो दूर की बात है, उनका जिंदा बचना भी मुश्किल था। गोलियों की आवाज सुनकर सैम भी तुरंत वहां पहुंच गया। अब आगे क्या हुआ ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, उस नाजुक मौके पर सैम ने बाजी पलट दी, क्रू मेंबर को पकड़ा और उसका काम तमाम कर दिया। इससे पता चलता है कि सैम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अब एक इंसान और एक बिल्ली की टीम दो इंसान और एक बिल्ली में बदल गई, क्योंकि जो दूसरा आदमी बचा था वो तो निकलने से पहले ही मारा गया। गोलीबारी के बीच सैम के कंधे पर गोली लग गई। गनीमत रही कि अंधेरा था, इसलिए गोली लाइफ बोट पर नहीं लगी। इस तरह दोनों किसी तरह बचकर वापस शहर आ गए। इतनी मुसीबतें झेलकर वे आखिर वहीं पहुंच गए। अब सबसे पहला काम था सैम की गोली निकालना और अस्पताल से प्लेन लेकर निकलना। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि प्लेन तो कोई और ही ले जा चुका है। खैर छोड़ो, अब आ ही गए हैं तो पहले बिल्ली को बचाते हैं। अरे नहीं, पहले सैम का इलाज करते हैं। अस्पताल के अंदर हालात बहुत खराब थे, पर किस्मत से वहाँ कोई जॉम्बी नहीं मिला। वे जल्दी से एक वार्ड में पहुंचे, पर वहाँ कोई दवा नहीं थी। बिना दवा के गोली निकालना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मार्क ने पहले बिल्ली को छुपाया और फिर दवाई ढूंढने निकल पड़ा। तभी उसे वेंट पाइप से इंसानों की आवाजें सुनाई दी। वो एक औरत और बच्चे की आवाज थी। क्या वहाँ और भी लोग जिंदा थे? काफी ढूंढने के बाद उसने उनसे संपर्क किया और बताया कि उसका दोस्त ऑपरेशन थिएटर में है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वहाँ जॉम्बी भी आ गए। मुझसे और नहीं चला जा रहा। जब वो ऑपरेशन थिएटर वापस लौटा तो सैम और बिल्ली वहां से गायब थे। उस मुसीबत की घड़ी में पास का दरवाजा अचानक खुला। दरअसल मार्क का मैसेज मिलते ही बेटी ने तुरंत आकर उन्हें बचा लिया था। बेटी के अलावा वहाँ हेड नर्स और 3 बच्चे भी जिंदा बचे थे। वहाँ सैम का इलाज हुआ। मार्क ने भी बेटी को सब कुछ बता दिया कि वो लोग यहाँ कैसे पहुंचे। जब बेटी को पता चला कि वो प्लेन ढूंढ रहे हैं तो वो उसे छत पर ले गई। अच्छी खबर ये थी कि बाहर वाले प्लेन के अलावा पीछे भी एक प्लेन था, लेकिन बुरी खबर ये थी कि उस प्लेन के चारों तरफ जॉम्बी थे। तभी एक और अच्छी खबर मिली। फोन में अचानक नेटवर्क आ गया। उसने तुरंत मैसेज खोले और अपनी बहन का पहला मैसेज पढ़ने लगा। अब आप ही बताइए, ऐसे माहौल में क्या उसे सबसे आखिरी मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था या सीधे बहन को कॉल नहीं करना चाहिए था? खैर, डायरेक्टर ने ये इमोशनल सीन हीरो को भावुक दिखाने के लिए डाला है, पर इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जहाज वाले गुंडे अब तक उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने सैम पर ट्रैकर लगा रखा था और अब वे नीचे ही खड़े थे। ये गुंडे हथियारों से लैस थे और जॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक थे, इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, प्लेन लेकर भागना। रनवे तक जाने के लिए उन्हें बेसमेंट के बॉयलर रूम से होकर गुजरना था और वहां एक धमाका हो चुका था। सबको अपनी नाक और मुंह ढककर धीरे धीरे सांस लेते हुए आगे बढ़ना था। इस अचानक हुए हादसे में हेड नर्स मारी गई। मुझे लगता है डायरेक्टर ये बताना चाहता था कि प्लेन में ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते, इसलिए फालतू लोगों को रास्ते से हटाना जरूरी था। किसी तरह बचते बचाते हुए मेन गेट तक पहुंचे और वहां बहुत सारे जॉम्बी मौजूद थे। मार्क और बेटी की समझदारी से वे आराम से निकल सकते थे, लेकिन अचानक एक बच्ची ने अपनी माँ को जॉम्बी की भीड़ में देख लिया और फिर शुरू हो गई एक खौफनाक जंग। असल में इसमें उस बच्ची की भी कोई गलती नहीं थी। बच्चे इतना डर से नहीं पाते और अपनी माँ को देखकर चिल्लाना बहुत स्वाभाविक सी बात है। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद बाहर आखिरकार शांति छा गई। ये गोलियां उन्हीं गुंडों ने चलाई थी, पर अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अभी तक मार्क को नहीं देखा था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन जॉम्बी से बचकर प्लेन तक कैसे पहुंचा जाए। मार्क के पास एक आइडिया था। उसने लोहे के पुराने पाइप से एक गोल घेरा बनाया। सब लोग उसके अंदर छुपकर उसे धकेलते हुए प्लेन की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ये इतना आसान कहा था। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि जॉम्बीज ने उन्हें घेर लिया। कहना पड़ेगा उनका वार बहुत तेज था। काफी मशक्कत के बाद सैम सबसे पहले प्लेन की तरफ भागा। उधर मार्क पीछे से उन्हें कवर कर रहा था। उसने दरवाजे को कपड़ों से कसकर बांध दिया। वैसे अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो कुछ ज्यादा ही आसान लगता, इसलिए सैम को प्लेन स्टार्ट करने का समय देने के लिए मार्क को वापस उसी जगह जाना पड़ा। आखिर प्लेन स्टार्ट हो ही गया, लेकिन इससे पहले कि मार्क लौट पाता और प्लेन उड़ पाता, वे खतरनाक गुंडे फिर से आ धमके। बाय बाय। अरे अब ऐसी स्थिति में कुछ सोचना बेकार है। अगर प्लेन उड़ाते तो मार्क तो छूट ही जाता, साथ ही प्लेन पर भी हमला हो जाता, और अगर वे सरेंडर करते तो मौत पक्की थी। उस बेहद खतरनाक मौके पर सैम ने मार्क की तरफ इशारा किया। भाड़ में जाओ। सैम ने उस हंगामे के बीच प्लेन उड़ा लिया। वही बेटी ने नीचे रस्सी वाली सीढ़ी फेंक दी। इसी के साथ पूरी कहानी खत्म होती है। मार्क किसी तरह बाल बाल बच गया। तभी उसकी बहन का फोन आता है और मार्क कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है, लेकिन उसकी बहन उससे कहती है, भाई तुम यहाँ बिल्कुल मत आना, तुरंत वापस लौट जाओ। इससे पहले कि उसकी बहन वजह बता पाती, फोन फिर से कट जाता है। डायरेक्टर ने यहाँ कहानी को एक खुले मोड़ पर छोड़ा है, शायद इसके दूसरे पार्ट के लिए। मैं हूँ डैनी, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।